दर्शकों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी थी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई की अंतिम लड़ाई शुरू हो गई थी और उन्होंने पूरे देश को एकजुट कर लिया था। इस पूरे आंदोलन में न सिर्फ युवा और किसान बल्कि महिलाओं का भी एक अद्वितीय योगदान रहा था। मैं उषा मेहता जी की बात करूं, जिन्होंने गुप्त रेडियो का प्रयोग करके इस आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, या मैं और उन महिलाओं, पुरुषों, युवाओं की बात करूं जो छोटे छोटे कस्बों से लेकर शहरों से लेकर गांव तक में एकजुट होकर के इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप दिया था। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद मिली थी हमें पूर्ण आज़ादी। आज इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं और हम बात करेंगे कि आखिर क्या था भारत छोड़ो आंदोलन। मैं अपने मेहमानों का परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ में है डॉक्टर डी.के. शरण जी, नमस्कार, जोहार। उनके बगल में है डॉक्टर अंजना सिंह जी, जोहार। और हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर विजय सिंह जी। नमस्कार। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरण, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने ऐसे वक्त पर लोगों के समक्ष रखा 8 अगस्त 1942 को, जबकि पूरा विश्व जो है वो युद्ध में ये था और क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। भारत पर ये दबाव था कि वो युद्ध में भाग ले, लेकिन आज़ाद भारत को किस तरह से अंग्रेज देते, इसका कोई खाका क्रिप्स लेकर आए नहीं थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी को मजबूरन ये कहना पड़ा कि करो या मरो, डू और डाई। अपने लोगों को और अंग्रेज़ों को कहना पड़ा कि भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त को करीब करीब सभी नेताओं को जब अरेस्ट कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, तो ये आंदोलन जो है वो जनता के पास, बिल्कुल ही जनता तक पहुंच गया। और जनता के पास ये था कि गांधी जी ने कहा था कि आप अपने को स्वतंत्र समझिए और उसी तरह से व्यवहार कीजिए। जनता ने जब इसमें अपना प्रारूप तय किया और अपने ढंग से इसको जब ये किया, तो ऐसी स्थिति हो गई कि तत्कालीन वायसराय लिलिथगो ने अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि 1857 के बाद यह सबसे बड़ा जन विद्रोह है। तो इसका मतलब इसी समझिए कि 1857 जब हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा था, तो उस दृष्टिकोण से ये उसी के पैरेलल था, उसी के समानांतर था। और अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि अब हम भारत में इस स्थिति के, जबकि जनता में इतनी जागरूकता है, छात्रों में, आपने कहा छात्रों में, किसानों में, महिलाओं में, कामगारों में, जितने लोग थे वो फैक्ट्रियाँ में अनशन हुआ, तमाम तरह से लोग जो है वो, हालांकि ये अहिंसक हो गया, इसके बावजूद भी जनता ने ब्रिटिशर को ये दिखला दिया कि अब आप जो है वो भारत को डोमिनियन नहीं, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अगर आप नहीं देते हैं तो हम लोग इसको आपके शासन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसका बड़ा असर था। और हम समझते हैं कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एक तरह से 1947 की पृष्ठभूमि उसी दिन लिखी गई थी। जी, अंजना जी, आपसे जानना चाहूँगी कि किन परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ? देखिए, जो गुलामी भारत के ऊपर या पराधीनता भारत में आई, वो एक क्रमिक प्रक्रिया थी। किसी एक दिन, किसी एक घटना या किसी एक क्षेत्र को या एक राजा को हारने के बाद हम गुलाम नहीं बने थे। और इसी तरह से स्वाधीनता की लड़ाई भी कई चरणों में लड़ी गई, कई तरीके से लड़ी गई, धीरे धीरे। लेकिन ये अगर
सभी भारतीय नागरिक किसी एक दिन में गुलामी के विरोध में खड़े हो जाते तो शायद हम 2 दिन के लिए भी गुलाम नहीं रहते। लेकिन इस जागरूकता को एक ऐसे समय, आज जब हमारे हाथों हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सैटेलाइट रिवॉल्यूशन है और हम कहीं की चीज़ों को भी तुरंत में देख सकते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको आसान लग रही हैं कि जागरूकता आसानी से फैलाई जा सकती है। पर हमें अपने आप को उस समय में ले जाकर देखना होगा जहाँ ये जागरूकता ग्रास रूट तक नहीं थी। और इस जागरूकता को फैलाने के लिए इससे पहले भी 2 बड़े आंदोलन गांधी जी ने किए थे, जिसके बारे में उनके बारे में कहना है बिपिन चंद्रा का कि वो स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, यानी संघर्ष, उसके बाद फिर समझौता और फिर संघर्ष करते थे। तो 2 बड़े आंदोलन हो चुके थे। भारत को, आम जनमानस को, हर आंदोलन पिछले आंदोलन से बड़ा था। 1942 तक आते आते परिस्थितियां बनी हुई थी। भारत को जबरन, उसकी मर्जी के बिना, कांग्रेस की सरकारों के इस्तीफा देने के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। जहां एक और ब्रिटेन अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहता था, हमें एक गुलाम राष्ट्र के रूप में ही चाहता था कि हम उसकी मदद करें। हम मदद करने को तैयार थे क्योंकि हम फांसीवादी ताकतों के साथ नहीं थे, लेकिन मदद करने के लिए हम एक स्वतंत्रता चाहते थे और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम फांसीवादी ताकतों के खिलाफ खड़े हो सकते थे। जापान स्कॉच्ड अर्थ नीति के तहत सिंगापुर की तरफ से एशिया से फांसीवाद बढ़ा रहा था। हम उन परिस्थितियों में अपने आप को, ये खतरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन हार जाए, हम नए फांसीवादी ताकतों के अधीन आ जाएं। तो जनता में अकुलाहट थी और इस समय तक किस तरह से आंदोलन किया जाए, चलाया जाए, नेता कौन हो, पता था। लेकिन विडंबना ये है कि क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद रातों रात, एक तो वाइसराय ने गांधी जी को मिलने का समय नहीं दिया और उसके बाद रातों रात सभी प्रथम श्रेणी के नेता गिरफ्तार कर लिए गए 8 अगस्त को। इसके बावजूद 9 अगस्त को स्वतः स्फूर्त ये आंदोलन शुरू हुआ और 3 हफ्तों तक बेहद धार के साथ चला। तो आप कह सकते हैं कि आम जनता भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर थी। वो गुलामी को और स्वीकार नहीं कर सकती थी। आज़ादी हमें भीख में या दान में नहीं मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में हमने अपने अधिकार के रूप में इस आज़ादी को हासिल करने के लिए एक संवेद स्वर में काम किया। चाहे महिलाएं हो, हाशिए का समाज हो, गांव हो, तबका हो, शहर हो, हम सब बाहर आए। और इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को आप वो एक अंतिम आंदोलन कह सकती हैं जिसके द्वारा हम सीधे 1942 से 47 तक में आज़ादी की यात्रा हमने की। डॉक्टर विजय सिंह जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया करो या मरो का, इस नारे ने पूरे जनमानस में कैसी संवेदनाएं जागृत करी? सबसे पहले हम आपकी बात से सहमत हैं कि महात्मा गांधी के इस नैरेटिव के बाद जन मानस में स्वतः स्फूर्त एक सेंस ऑफ रिबेलियन जागृत हुआ और वो एक प्रक्रिया के तहत हुआ था। 1857 के बाद क्रमिक रूप से हमारी जो लीडरशिप थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सेनानी की फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है, दे ऑल गॉट मैच्योर्ड। उन लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में बनाई थी। और जब 8 अगस्त को एक नैरेटिव सेट किया गया कि करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस समय तक यह तय हो गया था कि अंग्रेज अपने इच्छा से देश को आज़ाद नहीं करने वाले हैं और अब यह अंतिम लड़ाई जो है सो जनमानस को लड़नी पड़ेगी। और ये सारे दरवाजे करीब करीब बंद हो चुके थे। उस समय के यूथ को यह एक मतलब अपॉर्चुनिटी के रूप में लगा और पूरे यूथ के डायरेक्शन में, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जितनी थी वो सारी अरेस्ट हो चुकी थी। 9 अगस्त को वो सारे लोग मतलब जेल में थे और जनता ने इस चीज़ को खुद संभाला और बिना नेतृत्व के भी
इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस आंदोलन को चलाया गया कि यह लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ। और बहुत ही और हमने जो देखा पढ़ा है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया, इसमें कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं थी। असहयोग और अहिंसक आंदोलन के थ्रू ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी और कोई भी समाज का तबका इससे अछूता नहीं रहा, चाहे वो कामगार हों, विद्यार्थी हों, किसान हों, नौकरी पेशा लोग हों, सबों ने अपनी भूमिका निभाई। महिलाओं की भी भूमिका उतनी ही मतलब महत्वपूर्ण है। और चूंकि यह पूरे समाज का आंदोलन बन गया था, इसलिए इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता था। और इसमें अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की कि नेतृत्व जो है सो दिशाहीन हो जाए, लेकिन दिशा एकदम फोकस्ड थी कि हमको आज़ादी लेनी है। और इसी का नतीजा है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और भारत को आज़ादी मिली। डॉक्टर शरण, जैसा कि अभी विजय सिंह सर ने कहा कि कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी युवाओं को कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता की लड़ाई में एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकते हैं। लेकिन ये जो नारा था करो या मरो, गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि उस टाइम तक आते आते तक उन्होंने भी हिंसा को स्वीकार कर लिया था? गांधी जी ने हिंसा को स्वीकार नहीं कर लिया था। गांधी जी तो जेल में थे जी। और गांधी जी जेल में थे और बाकी जो था वो नेतृत्व जनता ने अपने हाथों में लिया। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये पूरा अहिंसक नहीं रहा। 500 से अधिक जो है वो डाकघर जलाए गए, 250 से अधिक जो है वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन जलाए गए और भी बहुत तार काटे गए बिजली के और रेलवे को ये किया गया। इस तरह से जनता ने रिटेलिएट तो किया, और जब जनता रिटेलिएट करती है तो आक्रोश जो है वो सबसे ज़्यादा आक्रोश वर्ग जो होता है, आक्रोशित वर्ग होता है, वो युवा होता है। और ये इसमें समझिए कि जनता रिटेलिएट की तो बहुत बड़ी संख्या में हम हताहत भी हुए। 1 लाख से अधिक लोग हमारे जो है वो अरेस्ट हुए। कुछ लोग कहते हैं 60,000, कुछ लोग कहते हैं 1 लाख। और ये भी है कि अब पटना जब जाती है तो वो 9 जुआओं का वो जो देखती है, वो 9 जुआ है, 7 हिंदुस्तान 7 है जी। अच्छा 7 लोग वो हैं। उसके बाद गरखा में आप जो हैं वो एक नौजुवक मारा गया, इंद्रदेव चौधरी, जो कि तभी मंत्री रहे थे 1937 में, जगलाल चौधरी, उसके बेटा को पलटन ने मारा। तो युवाओं ने बड़ी संख्या में बलिदान दी। इसी दौरान मातंगी हाजरा ने अहिंसक आंदोलन करते हुए, झंडा लेते हुए वो बलिदान हुई। और इसी दौरान जो है अरुणा आसफ अली जो है वो माने जो छुप कर आंदोलन कर रही थी और उन्होंने झंडा फहरा करके और एक तरह से इस गांधी जी के ही नेतृत्व को पूरा किया। तो गांधी जी तो कभी नहीं चाहते थे कि कोई भी आंदोलन जो है वो हिंसक हो जी। लेकिन इसको दबाने का जो प्रयास था, चूंकि इतने तेजी से ये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में इतनी तेजी से फैला था, तो ये ब्रिटिशर अगर इसको इस तरह से दबाते नहीं तो हिंसा नहीं होती। दबाने का इतना प्रेशर था, इतना तेजी से दबाया कि लोगों ने इसको, लोग मजबूरन इस पर हिंसक लोगों को होना पड़ा। तो इसके लिए हम समझते हैं कि तत्कालीन वायसराय जो थे वो जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को अरेस्ट किया। अच्छा करीब 1000 से अधिक लोग जो है वो मारे गए पलटन के द्वारा। और ये सब जब हुआ तो हम कह सकते हैं फिर गांधी जी जो है वो जेल में थे और गांधी जी ने भी बहुत कुछ खोया। जेल में जो है वो कस्तूरबा गांधी जो है वो आगा खां पैलेस में थे, तो कस्तूरबा गांधी का डेथ हुआ जेल में। उसी आगा खां पैलेस में महादेव देसाई जो उनके सेक्रेटरी थे, उनका डेथ हुआ। गांधी जी भी टूट चुके थे 1944 तक और 21 दिन के उपवास में थे। सरकार को उनके सेहत के आधार पर उनको छोड़ना पड़ा। तो ये कहना कि गांधी जी ने अहिंसा को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है।
सरकार ने युवाओं पर जो दबाव डाला उसके कारण ये हिंसा हुई। और इसको हम समझते हैं कि इसको अगर सरकार इतनी तेज़ी से इतना जोर से रिटेलिएट नहीं करती और अपने सेनाओं को इतना, पुलिस को इतना ज़्यादा पावर नहीं देती, तो हो सकता है कि ये इस तरह का हिंसक नहीं होता। जी अंजना जी, जैसा कि अभी सर ने कहा, चाहे हम अरुणा आशिफ अली जी की बात करें, उषा मेहता जी की बात करें, महिलाओं का आपके दृष्टिकोण में उस टाइम पे, क्योंकि मेन लीडर्स हमारे जेल में थे, कितना बड़ा योगदान था इस आंदोलन में? देखिए, महिलाओं की जहाँ तक भागीदारी का सवाल है, दुनिया का कोई भी आंदोलन सिर्फ पुरुषों द्वारा चलाकर सफलता तक नहीं पहुँचता। हम हमेशा वीर और वीरांगनाओं के परिप्रेक्ष्य में इतिहास के नैरेटिव्स को गढ़ देते हैं, लेकिन मूल रूप से आप देखिएगा जो बड़ा जनमानस शामिल होता है, जिसमें महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, और जब तक वो समूह के रूप में अपना समर्थन नहीं देता है, तब तक आगे आप नहीं आ सकते हैं। गांधी जी ने से पहले महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालने के लिए, छुआछूत के खिलाफ, उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में उनको ट्रेन किया, बाहर लाया। उषा मेहता, जिनका भी आप नाम ले रही हैं, जयप्रकाश नारायण हो, अरुणा आसफ अली हो, वो अपने कद्दावार महिलाएं थीं और वो बहुत बुलंदी के साथ उन्होंने अपना काम किया, रेडियोज चलाया, टेक्निक के को इस्तेमाल किया, डॉक्टरी के क्षेत्र में आई, और उस समय महिलाओं का बड़ा सम्मान था। इन सब को करते हुए आप देखेंगे कि इस पूरे आंदोलन के दौरान महिलाओं को बड़ी इज्जत दी जाती थी और महिलाओं ने बड़े पैमाने पर बलिदान दिया, चाहे उनके पतियों को उनके सामने मार दिया गया हो, तब भी वो निडर होकर खड़ी रहीं। 7-7 दिन की ब्याहता के पति को मार दिया गया, तब भी खड़ी रहीं। उषा मेहता जैसे लोग, जिनके ऊपर हो सकता है समाज अपनी दकियानूसी सोच के साथ उनको कह सकता था कि उन्हें पीछे रहना था, लेकिन वो भी रेडियो चलाने के लिए आगे आईं और ट्रक में, वो एक ट्रक में अपने पूरे सेटअप को रख के घूमते रहते थे ताकि रेडियो पकड़ा ना जाए और सबको पता हो कि कहाँ किस नेता का भाषण होने वाला है। एक एक तरीके से महिलाएं बाहर आईं। कहीं उन्होंने नर्सों का काम किया, जैसे आप देखें झारखंड का ही क्षेत्र, जिसे बहुत ज़्यादा आंदोलन का क्षेत्र नहीं कहा जाता है, यहाँ अंग्रेज़ एक तरह की रिक्रूटमेंट कर रहे थे। वो सेना में भर्ती के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में आदिवासियों को ले जा रहे थे और महिलाओं को भी भर्ती करते थे कि हम वहाँ नर्स के रूप में ले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि औपनिवेशिक ताकतें महिलाओं को नहीं इस्तेमाल कर रही थी। महिलाओं की ज़रूरत तो हर वक्त में रही है और महिलाओं के बिना कोई भी आंदोलन संपूर्ण होता भी नहीं है। और आप देखेंगे कि इसी समय के बाद से महिलाएं जितनी, पुरुषों ने, और हम महिलाओं को इसका क्रेडिट पुरुषों को देना चाहिए कि हमें आगे लाने के लिए उन्होंने, आज हम बहुत महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं या महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन ये जो युग दृष्टा पुरुष थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, महात्मा गांधी हो, अंबेडकर हो, इन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और आंदोलन की स्थिति में भी ने जो सम्मानजनक स्थान दे देकर आगे लाया, उसने हमें प्रारंभिक कदम लेने के लिए हमें बाहर निकाला। हमें इज्जत मिली, बदनामी और लांछन नहीं मिला। और 1942 के आंदोलन में आपको एक छोटा सा उदाहरण दे, जैसे यहाँ पर झारखंड के क्षेत्र में सरस्वती देवी आंदोलन की नेता थी और सरस्वती देवी कई बार गिरफ्तार हुई, जेल गई, लेकिन उन्होंने आंदोलन किया। हम प्रोफेसर समूह के लोग हैं, आपको बताऊं कि हजारीबाग में एक भौतिकी के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनकी युवा बेटी साधना नाम था उसका, वो गिरफ्तार हुई, जेल गई और तब उसे सम्मान की नज़र से देखा गया। तो हमें इस आंदोलन में के दौरान या इस प्रक्रिया में महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करने वाले भी ये थे। और भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा गया आंदोलन नहीं था, वो कई वर्जनाओं को, कई रोक को तोड़कर अपने अधिकारों की बात करना, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, सम्मान का अधिकार हो, जीवन जीने का अधिकार हो, हमने सबको माना। रावलपिंडी या पेशावर जैसी जगहों पर शहर के शहर पर बम बरसा दिए गए हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। तो वहाँ जब आप नरसंहार भी महिलाओं बच्चों का करते हैं, तो महिलाओं को अपनी आज़ादी की लड़ाई साथ में आके लड़नी ही चाहिए थी। और 1942 से बेहतर आपको कोई आंदोलन नहीं देख सकता जिसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी थी। इससे पूर्व में जितने भी आंदोलन लड़े गए हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि क्रांतिकारी आंदोलन में भी
महिलाएं बड़ी तेजी से आगे सक्रिय। आईं और सक्रियता के साथ उन्होंने चाहे वो साम्यवादी आंदोलन का हिस्सा रही हों या क्रांतिकारी आंदोलन का या गांधीवादी आंदोलन का, हर रूप में महिलाएं थीं, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर भी। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के बाद, जैसे कि अंजना जी ने अभी कहा कि वो जैसे एक आज़ादी की नींव थी, एक महिलाओं के नए स्वरूप का भी ये युग था वो? निश्चित रूप से हर आंदोलन का एक आउटकम होता है, और इतने बड़े जन आंदोलन से सिर्फ हमारी एक अपेक्षा नहीं थी, पूरे समाज को जागृत करना, समाज की वर्जनाओं को तोड़ना, सभी वर्गों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना। तो ये एक बहुत बड़ा आयाम था जो हासिल किया गया उस आंदोलन से। जहाँ तक कुछ उद्देश्यों की बात है, तो आज़ादी तो एक मुख्य उद्देश्य था ही, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को समृद्ध करना, अपने आप को पहचानना, अपनी दिशा ढूंढना, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस आंदोलन से जो निकला। जहाँ तक करो या मरो शब्द पर चर्चा हुई, तो गांधी जी के इस नैरेटिव में मारो शब्द नहीं था। यदि आप नहीं बचोगे, नहीं कुछ करोगे तो मारे जाओगे। हिंसा की कोई उसमें का पुट नहीं था, और गांधी जी तो हमेशा से अहिंसक रहे हैं, और उस अहिंसक अस्त्र से ही पूरी लड़ाई लड़ी गई। जहाँ प्रताड़ित किया गया तो उसका रिटेलिएशन स्वाभाविक होता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर कई सेक्टर्स में जहाँ पर कुछ हिंसाएं हुई, लेकिन ये हिंसाएं भी प्रायोजित थीं और अंग्रेज़ों के द्वारा ही प्रायोजित थी। इसमें अब जो आंदोलनकारी थे उनको एक्यूज़ करना, हम समझते हैं उनके साथ में अन्याय होगा, क्योंकि वो अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उनको यदि कुछ प्रोवोक करता है तो मरता क्या ना करता, ये स्थिति बनी थी जी। और इसी कारण से सभी समाज के वर्गों ने एक साथ मिलकर बलिदान किया। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके कुछ न कुछ बलिदानी नहीं होंगे, और यह एक अद्भुत मतलब आंदोलन था। बहुत कम इस तरह के आंदोलन का इतिहास विश्व के इतिहास में मिलेगा, और हम समझते हैं कि इससे बड़ा जन आंदोलन बहुत कई जगहों पर नहीं हुआ है, और यह भारत के लिए एक उपलब्धि थी। और आज हम जहाँ हैं वो उसी के क्रमिक विकास के रूप में है। सर की बात में हम थोड़ा कुछ जोड़ना चाहेंगे जी। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे कि जब गांधी जी ने चौरी चौरा के आंदोलन के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बड़े वर्ग के नेताओं को बड़ा तकलीफ था कि जब हम शायद 1920-22 में ही आज़ादी प्राप्त कर लेते, पर गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया, जो कि एक हिंसा की घटना हुई। और उसको लेकर उनके बारे में इतिहास में तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन मैं इन तरह तरह की चर्चाओं के बीच में ये बताना चाहूँगी कि इस आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी ने भी कुछ सबक सीखे, कुछ जनता ने भी सीखे। तो जब 1942 का आंदोलन हो रहा था और कई कई जगहों पर हिंसा के बदले प्रतिहिंसा करना मजबूरी हो गई और तब हिंसा हुई, तो गांधी जी ने आंदोलन वापस नहीं लिया। जब वायसराय ने गांधी जी का नाम उनके साथ जोड़ने की कोशिश की कि नहीं, कांग्रेस ये प्रायोजित कर रही है, तो मैं आपको बताऊं, आगा खान पैलेस में, जैसा सर बता रहे थे शरण सर, वो अकेले पड़े हुए, अपनी पत्नी महादेव देसाई, सेक्रेटरी भाई जैसे महादेव देसाई, इन सब के जाने के बावजूद गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया और ये बताना चाहा कि कांग्रेस या गांधी जी हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन विरोध का पुट पूरी तरह से अहिंसक रखना सरकार की दमनात्मक नीति का प्रतिफल है। कांग्रेस का प्रयास अहिंसक आंदोलन चलाने का था, लेकिन अगर हिंसा भी उसमें शामिल हो रही थी तो वो उस समय की पुकार थी, और उस समय आज़ादी हासिल करने के लिए इसको नकारा नहीं जा सकता था। जी। कोई भी स्वाभाविक तौर पर आपका गला काटेगा तो आप हाथ तो रोकेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। परिस्थिति जनित घटना थी। जी। शरण सर, बिहार झारखंड उस टाइम तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत सुदूर इलाके थे। कितना इम्पैक्ट था उस आंदोलन का इस एरिया में? ये हम समझते हैं कि बिहार और झारखंड में ने सबसे लीडिंग रोल उस वक्त किया था,
और उस वक्त जो बिहार और झारखंड जो था वो एक ही था, इसलिए आप यहाँ के आदिवासियों ने भी बहुत बड़ी संख्या में इसमें भूमिका निभाई थी, जी है ना। और यहाँ के कॉलेजेज ने भी, चूँकि ये बहुत सारे कॉलेज यहाँ पर स्थापित नहीं थे, सिर्फ कोलंबा कॉलेज तभी था, और वहाँ से भी बड़ी संख्या में लोग गए थे। और हजारीबाग जेल जो था वो समझिए क्रांतिकारियों, माने जो ये आंदोलनकारियों थे उनका गढ़ था। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जो है और अपने साथियों के साथ जेल तोड़ करके वो भागे थे और छिप करके आंदोलन कर रहे थे। तो हम इस इलाके में, हजारीबाग का ही इलाका ही देख लीजिए, रांची का ही इलाका ही देख लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि बाद में खोजे गए और पता चला कि 1942 के आंदोलन में यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट है और जो माने आम जनता है, उन लोगों ने खासकर झरिया के आसपास के इलाके में, हजारीबाग के आसपास के इलाके में, डाल्टनगंज के आसपास के इलाके में इन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। और तब हम लोग, तब ये लोग का ये तो था ही नहीं, बिहार था, और बिहार तभी झारखंड मिला करके पूरे आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा था। तो इस दृष्टिकोण से, और आपने सही कहा कि महिलाओं का, तो महिलाओं को तो गांधी जी ने जितना सपोर्ट किया उतना ही सपोर्ट जो है वो कम्युनिस्टों ने किया, उतना ही वो जो यहाँ के जो जनजातीय आंदोलन था उसने किया। और आप समझिए कि 1857 के नेत्रियों में देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे हैं यूपी से, झारखंड से, जो लोग, जो आम लोग थे, जो बिल्कुल निचले स्तर के लोग थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जैसे यूपी में उदा देवी का नाम आता है, झलकारी बाई का नाम आता है, तो ये 1857 में थे। उसी तरह से 1942 में भी बड़ी संख्या में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश ये अग्रणी थे, और इसमें लड़ने वाले सारे लोग थे वो वही लोग थे जो कि अधिक से अधिक संख्या में जनमानस था, जनसाधारण था। जी, आपसे अंजना जी, इस पूरे आंदोलन को आज की महिलाओं के लिए किस संदेश के तौर पर देखेंगे? जब 1942, आज हम 2025 में खड़े हैं, जब 1942 में महिलाएं इतनी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती थी, जब हम खेतों में काम करने से लेकर हर चीज़ में आगे आते हैं, तो हम महिलाओं को और सशक्त होना चाहिए, और हमें सामाजिक वर्जनाएं जो हैं उनसे बाहर निकलने का संदेश 1942 से हम पाते हैं कि हमें इस तरह की वर्जनाओं से बाहर निकलना होगा। और हम महिलाएं काफ़ी सशक्त हैं, और समय हमेशा से हम सशक्त रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी ताकत को समझना है। साथ ही साथ एक बात और, कई तरह की समाज में आजकल बुराइयां हैं, सशक्तिकरण तो एक मामला है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया था, पहले अपने सत्य को खोजो, गलत के रास्ते पर मत चलो। तो जिस तरह का माहौल आज समाज में बन रहा है, अगर हम महिलाएं अपने लिए सम्मानजनक और इज्जत वाली जगह चाहते हैं, तो हमें अपने सत्य की तलाश करनी होगी और अपने आप को समाजोपयोगी बनाना होगा और राष्ट्र हित में काम करना होगा, बजाय स्वहित और सिर्फ मनोरंजन के लिए चीज़ों को दिशा देने के बजाय। तो मेरा यही कहना होगा कि 1942 हमें अच्छा सबक देता है कि महिलाएं बड़े काम कर सकती हैं, और हमें उन कामों की तरफ भी अपना ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे युवाओं के लिए संदेश इस आंदोलन को लेके कि आज की युवा पीढ़ी क्या सीखे? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, और आज की पीढ़ी के लिए 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए प्रासंगिक है कि जिस कठिनाई से, जिस उद्यम से ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिस उद्देश्य से ये लड़ाई लड़ी गई थी, आज उसमें काफ़ी भटकाव दिखाई पड़ रहा है। जिन अंग्रेज़ों से को आप भारत छोड़ने की बात करते थे, आज उस अंग्रेज के देश में जाने के लिए ललायित हैं लोग। तो जो भावना थी, मूल भावना जो थी कि हम सक्षम हों, सब तरह से अपने यहाँ सारी स्थिति ऐसी हो कि जिसमें हमारा विकास हो सके, आज हम
उन भावनाओं से अवगत नहीं है। युवा पीढ़ी को लगता है कि हम जब तक विदेश नहीं जाएंगे, जब तक दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, तब तक हम अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आज़ादी का उद्देश्य ये नहीं था कि सभी लोगों को बाहर जाना चाहिए और बाहर जा कर के अपने आप को प्रूव करना चाहिए। देश आपका है, बहुत कठिनाई से इस देश को स्वतंत्र किया गया है पूर्वजों द्वारा। आप उस स्पिरिट को अप्रिशिएट करिए और उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करिए कि अपने देश के विकास के लिए आप कितना योगदान दे सकते हैं, और पूरे मनोयोग से इसमें लगना चाहिए। मैडम ने भी कहा कि महिलाओं को और सशक्त बनने की ज़रूरत है, समाज को उपयोगी बनने की ज़रूरत है। तो ये युवाओं के लिए भी उतना ही सही है कि आप अपने आप को प्रूव करें, देश को आगे ले जाने के लिए कितनी भूमिका आप निभा सकते हैं उसका प्रयास करना चाहिए, ना कि हमको दूसरों की को फॉलो करते हुए और अपने देश को कंडेम करने की कोशिश करनी चाहिए। दर्शकों, आपने देखा कि आज एक बहुत अच्छी चीज़ हमें जानने को मिली कि जो 1942 का आंदोलन शुरू हुआ था एक स्वतंत्रता के लिए, एक आज़ाद भारत के सपने के साथ में, आज हम आज़ाद हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उस आंदोलन के टाइम पे जो स्त्रियों को, युवाओं को, किसानों को, हम सबको एकजुट होकर अपने देश को जो समृद्ध बनाने की, स्वतंत्र बनाने की एक जो क्षमता हमारे अंदर थी और जिसको हम लोगों ने खड़ा किया, जिससे आज हम आज़ाद भारत में बैठे हैं। फिर एक बार समझने की ज़रूरत है कि आज़ादी बहुत कीमती है, बहुत लड़ाइयों के बाद मिलती है, और आज हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए गुलामी का प्रतीक बन जाए, मानसिक, आर्थिक, कैसा भी, उससे लड़ना है। अपने देश को आज़ाद रखना है, अपने मन को, अपने समाज को आज़ाद रखना है, स्वस्थ रहना है, और सबको एक चीज़ याद रखनी है, आज़ादी बहुत कीमती है, बड़ी लड़ाइयों के बाद मिली है, अब इसे खोना नहीं है। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय हिंद। नमस्कार, जोहार।